मैं हूं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं amarastam.com। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमें बहुत प्यार किया है और हम लोगों का बहुत सहयोग किया है। इस तरीके से लगातार आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। इसी क्रम में हम आज प्रसपा के एक वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के महासचिव हैं और शिवपाल सिंह यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बड़ा ओहदा था शिवपाल सिंह के बहुत करीबी के साथ साथ प्रसपा के संगठन के बहुत ही प्रमुख नेता आज अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे समय आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, कुछ सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है और जो राजनीति के दृष्टिकोण से भी अच्छा है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो इन सारे समीकरणों को लेकर के कुछ जानना है जनता। पहला सवाल था, प्रसपा का क्या रोल है विधानसभा चुनाव में 22 में? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अपने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने में लगी हुई है और पूरी तरह से 2022 के चुनाव की तैयारी है। प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी ने ये घोषणा की है कि गैर भाजपा दल सारे लोग एक हो जाएं। जब सारे लोग एक होंगे तो इस दमनकारी सरकार को हटाने का काम करेंगे। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या शिवपाल सिंह यादव का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ होगा या कांग्रेस या बीएसपी की तरफ आने वाले समय में? देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये अपना निर्णय है। हमारे सारे नेताओं ने, सारे पदाधिकारियों ने ये अधिकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रखा है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा प्रेस के माध्यम से, सार्वजनिक मीटिंग के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कई बार कह चुके हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाने, चुनाव लड़ने की गठबंधन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी से करना चाहती है। अगर समाजवादी पार्टी इस पर तैयार नहीं होती है तो फिर दूसरे विकल्प खुले हुए हैं, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्या अंतर मानते हैं आप? देखिए, ये तो बात पूरा प्रदेश जान रहा है कि पिछली जो 5 साल सरकार रही जिसमें माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, नौजवानों को नौकरियां दी हैं, तमाम हॉस्पिटल खोले गए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है और माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे प्रदेश में कोई विकास नहीं, कोई रोजगार नहीं, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उससे भी कम पैसा मिलेगा, 6,000 रुपये महीने का मिलेगा और वो उसी ग्राम पंचायत में होंगे। ये उनका करंट, ये उनका नौकरी, ये रोजगार देने का तरीका है। इससे पहले जब ये लॉकडाउन कोरोना जब शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा और आपने कहा कि जो मजदूर बाहर से पलायन करके आए, उन्होंने कहा कि आपने क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में जो पलायन करके मजदूर आए हैं उनको मनरेगा के तहत काम देंगे और सारे फर्जी आंकड़े पेश कर दिए कि 1.25 करोड़ मजदूरों को हमने मनरेगा के तहत काम दे दिया। पहले तो काम आपने गारंटी ली कि हम 45 दिन काम देंगे, उसके बाद जब जो मजदूर थे उनको भी आप 45 दिन काम नहीं दे पा रहे थे, उनको भी तो दे नहीं पा रहे, और उसके बाद जब बाहर से पलायन करके मजदूर आ गए और काम आपका कुछ बढ़ा नहीं, तो ये फर्जी खड़ा है नहीं। इन्होंने केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया है, ठगा है और इतनी भ्रष्टाचारी सरकार, इतनी दमनकारी सरकार, ये इतनी नफरत फैलाने वाली सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में, नहीं उत्तर प्रदेश की छोड़िए, भारत में, इंडिया में भी इस तरह की सरकार कभी नहीं आई है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और कोई काम नहीं किया। सरकार में आने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय जो प्रोजेक्ट चालू हो गए, काम चल रहा था, उनको फर्जी नंबर नेम प्लेट लगा के कहीं शिलान्यास कराने दिखा दिया, कहीं उद्घाटन दिखा दिया। ये इनका करते रहा है। आने वाले 2022 में प्रदेश की जनता सबक सिखा देगी। अगर सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे दल एक मंच पर आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से नहीं, देश से बाहर हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं। सर, प्रियंका गांधी इसमें एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो क्या मानते हैं आप प्रियंका जी का कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश राजनीति में? देखिए, कांग्रेस, प्रियंका जी इससे पहले प्रभारी उत्तर प्रदेश की बनी है और इसी बीच में उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ है जी। लेकिन उस बाई इलेक्शन में प्रियंका जी का कोई असर देखने को नहीं मिला है। हाँ, जब सारे दल एक हो जाएंगे और गैर भाजपा विरोधी दल एक हो जाए और उसमें प्रियंका जी, कांग्रेस भी हो, सारे दल हों, तो उसमें अपना अपना असर दिखाई देगा।
कि आपने क्या किया है, आपके कार्यकर्ताओं ने क्या किया है जनता के सर ओवैसी जी का क्या योगदान है? आप देखते हैं कि ओवैसी जी लगातार एक्टिव हैं जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी तो नहीं हुई है, 2022 में अभी काफ़ी महीने हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के सभी के दिल में एक बात है कि क्या कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का झुकाव ओवैसी की तरफ है। इसका प्रभाव क्या बीएसपी, कांग्रेस, सपा के जो है वोट बैंक पे पड़ेगा? देखिए, ओवैसी जी की जहाँ तक बात है, इससे पहले अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने बिल्कुल नकार दिया, उनको इग्नोर कर। उसको इतनी फुर्सत नहीं है, घूमने के लिए दुनिया में चला जा रहा है, अपने देश के हाल नहीं देख रहा है। हमारे देश के अन्नदाता 9 महीने सर बैठे हुए हैं। जहाँ तक अभी उनकी मांग क्या है, वो कह रहे हैं कि जो आपने काला कानून मुझे थोपा है उसको वापस ले लीजिए। कौन सी बड़ी बात कर दी भाई? वो कानून जो उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, किसानों ने मांगा नहीं, किसान के संगठनों ने मांगा नहीं, विपक्षी दलों की तरफ से कोई प्रस्ताव आया नहीं, और वो भी उस समय जब पूरे देश में लॉकडाउन था। और आपने किसान बिल, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं आप 22 में? वो तो स्थितियों में ये राजनीतिक किस तरह का गठबंधन होगा, कौन कौन दल एक दूसरे के साथ आएंगे, अभी ये उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री आपके अकॉर्डिंग कौन है इसमें? देखिए, अभी हम लोगों की अगर ये पूछा जाए कि कौन सफल रहा है, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने इस प्रदेश में एक नई जागरण पैदा किया है, नौजवानों को रोजगार दिया है, पक्के समाजवाद की तरह, कोई जातीयता नहीं, समाजवाद की तरह सारे लोगों को जोड़ने का काम किया है, विकास किया है। चाहे जहाँ चले जाइए, चाहे उनको सरकार में आते ही किसानों के लिए चुन्नी माफ कर दी, बिजली फ्री कर दी, सिंचाई फ्री कर दी। ये जो आमूल चूल समस्याएं हैं जो किसानों की है, उस पर अगर पूरी तरह से काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह, और वो भाई वैसे भी हमारे समाजवादी। सर, आप मानते हैं कि अखिलेश यादव की हार हुई थी 2017 में, तो किन किन कमियों की वजह से या किन हालातों की वजह से आप क्या मानते हैं? सपा की जो हार हुई उसकी मूल वजह क्या रही और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, सपा की हार के मेन 2 कारण थे। एक तो कारण था जिसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए, पारिवारिक विघटन, इससे ये बहुत बड़ा इशू था। दूसरा था भारतीय जनता पार्टी ने जो फर्जी प्रलोभन दिए जनता को, जनता उनके प्रलोभन में बह गई। यही एक कारण रहा है जो समाजवादी पार्टी। सर, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण को संतुलित किया था 2017? भारतीय जनता पार्टी ने जातीय राजनीति, नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कोई ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने ऐसा काम सरकार बनाने के लिए जो उनको करना सकते थे। पिछड़ों के नाम पर ठगी का काम किया, ठगी कहेंगे। पहले केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा प्रोजेक्ट किया, पूरे प्रदेश का पिछड़ा एक हो गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। ओवैसी जी की जहाँ तक बात है, इससे पहले अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने बिल्कुल नकार दिया, उनको इग्नोर कर दिया, वहाँ पर कोई एक सीट खाता भी नहीं खोल पाए। बिहार में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ओवैसी जी तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जान रहा है कि ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो वो काम कर रहे हैं जहाँ बीजेपी को फायदा हो, केवल वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेटों को खड़ा करना। सर, 3 विषय मैं बताना चाहूँगा, उनमें आप अपना मत बताइएगा। क्या सर, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है जातिगत आधारित है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मैंने अन्य लोगों से बात की, उसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत आधारित चुनाव प्रभावी होगा या विकास, या फिर कोई तीसरा और? देखिए, जो 2022 का जो आने वाला चुनाव है, अब ये चुनाव विकास पर होगा जी, रोजगार पर होगा जी, बेरोजगारी पर होगा जी, जातीयता पे ये चुनाव 2022 का नहीं होगा। सर, अखिलेश यादव ने विकास बहुत किया था 2017 तक, 2017 तक, लेकिन उसके बाद आप रिजल्ट तो देख ही रहे, हार रहे हैं, तो विकास को कैसे कह सकते हैं? देखिए, अखिलेश जी के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठे, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार कि महंगाई बहुत हो गई थी। अब महंगाई कौन बोलेगा? 90 रुपये में डीजल है, 100 रुपये में पेट्रोल है,
सरसों का तेल 250 रुपये किलो है। तो ये जनता, जो प्रदेश की जनता थी, वो बहकावे में आ गई थी और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये जब आएंगे तो बिल्कुल रामराज आ जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, जब आए तो पूरे प्रदेश में क्राइम, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट, जमीनों पर कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और महंगाई की तो बात ये काम है नहीं, लोग बेरोजगार हैं, व्यापारी भी अपना व्यापार बंद करने की स्थिति में बैठे हुए हैं, तमाम व्यापार बंद हो गए हैं, कोई रोजगार दे नहीं रहे, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, लोगों के लिए खाने के लिए मोहताज हैं। अब तो केवल प्रदेश की जनता इस इंतजार में है कि 2022 कब आए और मुझे कब मोहर लगाने के लिए। किसान आंदोलन चल रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 22 की चुनाव में? किसान आंदोलन ने तो पश्चिम बंगाल में जाके दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में तो सफाया कर देंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, 2024 में जो आने वाला जो भारत सरकार बनाने के लिए केंद्र का जो चुनाव होना है, पार्लियामेंट का चुनाव होना है, उसमें यही किसान भारतीय जनता पार्टी को इस देश से, इस प्रदेश से नंगा करके वापस भेजेगी। सर, बीएसपी का क्या रोल है? बीएसपी को लेकर के क्या कहना है आपको? क्या बीएसपी गठबंधन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी से, या सपा के साथ अपना वापस आ सकती है बीएसपी? देखिए, बनाने के लिए जो उनको करना सकते थे, पिछड़ों के नाम पर ठगी का काम किया, ठगी कहेंगे। पहले केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा प्रोजेक्ट किया, पूरे प्रदेश का पिछड़ा एक हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। और आप लोगों ने सभी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है, सोशल मीडिया पे चला है कि जब मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के लोग थे, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक स्टूल दिया गया बैठने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य की वो हैसियत रही है, पिछड़ों को केवल ठगने का काम किया है इन्होंने। सर, मोदी और योगी जी का कोई एक काम जो आपको पसंद हो? मैंने कहा ना, कोई एक आज तक कोई ऐसा, दोनों का कोई ऐसा काम नहीं है जिन्होंने देश हित में, जनहित में कोई ऐसा एक काम किया हो जिससे जनता को उससे राहत मिली हो। हाँ, जनता को लूटने का काम किया है, मूर्ख बनाने का काम किया है, डीजल पेट्रोल को आसमान पर पहुंचाने का काम किया है, चाहे सब्जी हो, चाहे गेहूं हो, दाल, कोई कुछ भी हो, एकदम महंगाई आसमान छू गई है, ये काम। सर, प्रसपा महासचिव के नाते आप यदि कोई बात मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं तो जनता की समस्या को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, जो देश का अन्नदाता बैठा हुआ 9 महीने से, उनको प्रधानमंत्री जी समय दें, उनकी समस्या को सुने और उनकी मांगों को पूरा करें। वो कहते हैं काला कानून वापस लो, प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये काला कानून वापस लेना चाहिए अगर देश को तरक्की की तरफ ले जाए। जिस देश में किसान परेशान होगा, जहाँ देश में किसान का उत्पीड़न होगा, वो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। तो ये थे अशोक यादव जी, प्रसपा महासचिव। प्रसपा पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, शिवपाल सिंह यादव की बहुत करीबी हैं और राजनीति के मझे हुए नेता हैं। ऐसे ही किसी नए शख्सियत के साथ हम आपसे अगली मुलाकात में आपसे बहुत जल्दी होगी, आपसे नई मुलाकात अगली बहुत जल्दी होगी। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे अमर स्तंभ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, यदि कोई सुझाव है, यदि कोई मिस्टेक है तो उस पर प्लीज़ कमेंट करें। कैमरामैन राजेश के साथ अर्जुन सिंह।